this channel. Myself Rahul Sinha. In the previous session, we have discussed about the deficit demand. In this session, we discuss about the problem of excess demand and the causes and the consequences of the excess demand. ठीक है, तो जैसे हम लोग इस सेशन में देखेंगे कि डिमांड जो एक्सेस डिमांड है वो क्या होता है, इसका कॉजेस क्या है और इसका कॉन्सिक्वेंसेज मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा अगर एक्सेस डिमांड जो है किसी भी इकोनॉमी में हो जाएगा। जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमी पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहले एक्सेस डिमांड क्या होता है। देखिए, एक्सेस डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड विच इज मोर देन सप्लाई, मतलब जो डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तो हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड है। और जो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब कि सब लोग उस समय एम्प्लॉयड हो, मतलब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट हो, उस समय अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जब डिमांड ज़्यादा हो किससे, एग्रीगेट सप्लाई से, फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी होने के बावजूद भी, तो हम उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। देखिए, जो पिछले सेशन में हमने डेफिसिट डिमांड के बारे में पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट है। आप सारा चीज़ को उसी से रिलेट कर सकते हैं। डेफिसिट डिमांड में जो चीज़ सब कुछ घट जाता था, जो एक्सपेंडिचर घट जाता था, यहाँ पे क्या है कि जो भी एक्सपेंडिचर जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमारा एक्सपोर्ट घट गया था उसमें, यहाँ पे सारा चीज़ इंक्रीज हो जाएगा और इम्पोर्ट बस डिक्रीज हो जाएगा। तो उस केस को हम लोग बोलेंगे एक्सेस डिमांड के कॉजेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है, ठीक है, केनिस, उसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब समझते हैं कि कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। देखिए, डेफिसिट डिमांड क्या होता था, जहाँ पे डिमांड कम होता था, मतलब कि लोगों का एक्सपेंडिचर कम होता था। तो लोगों का एक्सपेंडिचर कम होता था, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेव ज़्यादा कर रहे हैं और खर्च बहुत कम कर रहे हैं, जिसके कारण इकोनॉमी में डिफिसिट डिमांड हुआ था। ठीक है, और इसमें भी था कि जो प्रोड्यूसर है वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, जो प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। जो गवर्नमेंट था वो अपना खर्च कम कर दे रहा है, जो भी कंजम्पशन है, जो भी इन्वेस्टमेंट लाइक रोड, डैम, जो भी अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर भी खर्च कम कर देता था। तो वो सारी चीज़ से डिफिसिट डिमांड होता था। अब यहाँ पे क्या होगा, सारा चीज़ बढ़ जाएगा। जब सारा चीज़ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा। तो एक एक करके समझते हैं। देखिए, तो कॉजेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। अब आपको पता है कि एडी इक्वल टू होता है सी प्लस आई। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, एक्स मतलब यहाँ पे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, और एम मतलब इंपोर्ट है। तो जब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, जब लोग जो हाउस होल्ड जो सेक्टर है वो ज़्यादा का ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने लगे और सेविंग कम करने लगे, इसका मतलब जो एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो ज़्यादा हो जाए और सेव करने का जो प्रोपेंसिटी है, लोगों का जो क्षमता है वो कम हो जाए, तो हम उस केस में क्या होगा, हमारा जो डिमांड है बढ़ जाएगा। लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो डिमांड जो इतना नॉर्मल होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिचुएशन हमारे लिए खराब है। देखिए, कोई भी इकोनॉमी को मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि कोई भी इकोनॉमी पे इक्विलिब्रियम पे होना है। ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, बट वो थियोरेटिकली बस होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखते हैं इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। ठीक है, देख रहा है कि डिमांड बढ़ रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा, जिसके कारण जो प्रोड्यूसर का जो इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच जाएगा, जिसके कारण जो है वो एक्सेस डिमांड का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा इकोनॉमी में। तीसरा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने लगे, आपका रोड, डैम्स, मल्टी जो प्रोजेक्ट है, जो भी 5G टावर मान लीजिए सपोज करिए, तो वो सारा अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगेगा
क्या होगा, एक्सपेंड जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो उससे भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डोमेस्टिक कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स को प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च जो है वो हम डोमेस्टिक गुड्स पे को प्रोड्यूस करने लगे अपने विद इन टेरिटरी में, ठीक है, तो उससे भी जो है वो एक्सेस डिमांड का केस, एक्सेस डिमांड का इकोनॉमी में सिनेरियो आ जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग इंपोर्ट, अब इंपोर्ट घट जाए, हमारा जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा वो हो जाए, उसका वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में भी जो है हमारा डिमांड जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है, मतलब लोग बाहर से एज कम्पेयर टू दूसरे प्राइस से कंपेयर करिएगा तो स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, मतलब कम चीज़ में कम पैसा में ज़्यादा चीज़ खरीद सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ से बाहर के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स मंगाने लगेंगे, जब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स मंगाने लगेंगे तो प्रोड्यूस होने लगेगा, प्रोड्यूस होगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, इसके थ्रू भी एक्सेस डिमांड का सिनेरियो हो जाएगा। और डिक्रीजिंग और कटिंग टैक्सेशन, टैक्सेशन मतलब क्या होता है, अलग अलग स्लैब रेट होता है कि इतना से इतना तक लाख के इनकम का 5% है, इतना से इतना 10%, फिर 15, फिर 20, फिर सेस लगता है, सारा चीज वो इनकम टैक्स का टॉपिक है, ठीक है। तो क्या होता है जब टैक्स जो है सरकार जो है वो कम लेने लगे, टैक्स कम लेने लगे, जैसे कि मैंने पिछले बार भी एग्जाम्पल रहा है, इस बार समझा देता हूँ आपको कि जैसे अगर 100 रुपया कोई इनकम कमा रहा है और उसमें अगर जो है पहले 10 रुपया करता था, कट करता था, ठीक है, और फिर सरकार ने 15 रुपया बढ़ा दिया, तो कितना 85 रुपीज हुआ हमारे पास से खर्च करने के लिए, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है, वो डेफिसिट डिमांड का केस है। एक केस में क्या होगा, सरकार 15 रुपया टैक्स 15% टैक्स ना बढ़ाए 5% बढ़ाए, क्या होगा 95 रुपीज आ गया हमारे पास, जिसके कारण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे और जिसके थ्रू इन्फ्लेशन आ जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। अभी भी इन्फ्लेशन का जो है वो 12.29% रहा है, ये 13% के अप्रॉक्स जो है इसमें होलसेलर प्राइस इंडेक्स जो है, इन्फ्लेशन जो है वो 12.98 के पास रहा और 6% के से ऊपर 6.39% के आसपास रिटेल जो है इन्फ्लेशन जो है वो रहा। हालांकि इसके बाद वाले चैप्टर में हम चालू करेंगे इन्फ्लेशन ही और उसका पूरा डिटेल देखेंगे। आपने बहुत सारा बार नाम सुना होगा, इन्फ्लेशन में होलसेलर प्राइस इंडेक्स बढ़ गया, WPI बढ़ गया, RT जो रिटेल का प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ गया, हाइपर इन्फ्लेशन क्या, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, उसके बारे में सारा का सारा डिटेल पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी इंडिया भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम से यही फेस कर रहा है और इसमें पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, कौन सा देश पहले किया था, इसका एम क्या है, अभी हमारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो टारगेट है कितना % तक है, तो हालांकि वो सारा का सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कंसिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड अगर होगा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे। उसका पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कि जैसे हमने डेफिसिट डिमांड में डिफ्लेशनरी गैप होता था, दोनों के बीच में गैप हो जाएगा, तो इसमें जो होगा वो इन्फ्लेशनरी गैप होगा, मतलब इन्फ्लेशन हो जाएगा, जितने एक्चुअल होना चाहिए, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा हो जाएगा। देखिए ये डायग्राम को पहले समझते हैं। जैसे पता है एग्रीगेट डिमांड को आपको एक्स वाई एक्सिस पे करेंगे, एक्स एक्सिस पे इनकम को करेंगे, इनकम जो है वो इंक्रीज करते रहता है, तो y = AS होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है जैसे जैसे इनकम बढ़ता है, बट पहले जो है तेजी से बढ़ता है फिर डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे लोग को टेंडेंसी हो जाता है सेविंग करने का। अब देखिए ये दो टर्म दिख रहा है, ADP और ADF, ठीक है। ADF मतलब जो होता है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हमारा एग्रीगेट डिमांड यहाँ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमारा डिमांड यहाँ ना होके वो एक्सेस हो गया, बढ़ गया है, एग्रीगेट डिमांड प्लांट वहाँ तक पहुँच गया है, मतलब लोग जो है इतना हद तक इतना खर्च कर रहे हैं कि जहाँ यहाँ होना चाहिए था यहाँ से उठकर ऊपर हो गया है। तो दोनों के बीच में एग्रीगेट डिमांड जो प्लान है और एग्रीगेट डिमांड जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे है, दोनों के बीच में गैप है, जिसके कारण जो है वो बीच का जो गैप है उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे, ठीक। इन्फ्लेशन आ गया ना कि होना चाहिए था इतना ही, लेकिन डिमांड बढ़ के ऊपर हो गया है, यहाँ तक पहुँच गया है, तो जिसके कारण इन्फ्लेशन हो गया। और इसी को हम लोग एक्सेस डिमांड बोलते हैं,
जो एक्सेस डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशनरी गैप। तो पहला जो कंसिक्वेंसेज होगा वो इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा। कैसे? देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप मतलब कि हर चीज का प्राइस जो है वो इंक्रीज होने लगा। जनरल जो भी प्राइस है, जनरल प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज का, एक गुड्स एंड सर्विसेज, एक गुड्स का नहीं, मतलब बहुत बहुत सारे गुड्स का गुड्स अगर प्राइस जो है वो बढ़ने लगे तो वो क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का तो डेफिनेशन नहीं होता है कि राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, तो अब देखिए, जब इन्फ्लेशन होगा तो लेवल ऑफ आउटपुट जो होगा वो रिमेन कांस्टेंट रहे, क्योंकि एक्सेस डिमांड है। ठीक है, डिमांड बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई तो उस अकॉर्डिंग नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो सप्लाई है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक अचीव कर चुका है, फुल एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी तक पहुंच चुका है। अब इससे ज़्यादा कुछ चीज़ का लिमिट होता है ना, कि इससे इस लेवल, जैसे अभी कोरोना में जो बेड्स है हॉस्पिटल में, वो क्या है, एक लिमिट तक की था, लेकिन केसेस इतना आ रहे थे कि वो कम हो गया। ठीक है, जो बेड्स है उसका सप्लाई कम हो गया, सारा जो वेंटिलेटर्स है उसका सप्लाई कम हो गया। इसी तरीके से यहाँ होता है कि जो भी लेवल प्रोड्यूस करने का किसी भी क्षमता होता है, ठीक है, किसी देश की इतना प्रोड्यूस कर, यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। आप शुरू में ही एग्रीगेट डिमांड जब चालू किया था उस समय ही बताया था आपको कि जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा थ्रू आउट द चैप्टर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर ऑफ द डिमांड ऑन द एग्जिस्टिंग, जो अभी जो देखिए, जब किसी चीज़ का सप्लाई कम हो तो उसका जो प्राइस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जब अगर उसका डिमांड ज़्यादा है तो। ठीक है, अगर सपोज करिए कि अगर किसी के यहाँ समोसा का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एक्सेस चार्ज करने लगेगा। सप्लाई तो उसका कांस्टेंट है, मान लो 100 समोसा बना, 100 ही बना रहा है, लेकिन सप्लाई उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो तो प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज रहेगा उस पर ज़्यादा डिमांड होने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगा तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेबर ज़्यादा से ज़्यादा वेजेज मांगने लगेंगे। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ना, जल्दी 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 जल्दी, तो वो जो प्रोड्यूसर है, वो जो लेबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मांगेंगे, ज़्यादा पैसा मांगेंगे तो ये क्या है, इंटरनली कॉस्ट तो है, तो ये जो कॉस्ट है वो ऐड हो जाएगा हमारे जनरल प्राइस में, जो प्राइस ऑफ द गुड्स है उसमें ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, प्राइस जो गुड्स का बढ़ जाएगा, और जबकि जो आउटपुट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो अपना मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूटिलाइज हो रहा है, जिसके कारण जो है इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं स्टैटिक गैप, स्टैटिक जीडीपी गैप बोल रहा हूँ। जीडीपी, जीडीपी जो क्या होगा, वो भी जब एक्सेस डिमांड हो जाएगा तो जीडीपी स्टॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो रिसोर्सेज उसको फुल्ली यूटिलाइजेशन किया जा चुका है। ठीक है, उसको ऑप्टिमम कैपेसिटी पे है वो, अब इससे ज़्यादा वो नहीं हो सकता है, जिसके कारण जीडीपी जो है कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो जो है जीडीपी जो है वो रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा एक्सेस डिमांड एंड वेजेज, प्राइस स्पाइरल। देखिए, इसको समझते हैं। क्या होता है कि जो वेजेस, इसका एक कोटेशन है, वेजेस कैच प्राइस, प्राइस कैच वेजेस। ठीक है, वेजेस जब बढ़ेगा तो प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो वेज भी बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। अगर किसी चीज़ का यहाँ पर जैसे मैं समझाया कि जो आउटपुट है वो कांस्टेंट, जो टेक्नोलॉजी जो है और जिसके थ्रू आउटपुट है वो कांस्टेंट हो जा रहा है फुल लेवल तक यूटिलाइज करने के बाद, तो प्रेशर जो पड़ रहा है एग्जिस्टिंग पे पड़ रहा है, तो डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। मतलब यहाँ पे लेबर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वेजेज मांगने लग रहा है। अब ज़्यादा वेज मांगेंगे, ठीक है, आप किसी काम को करने के लिए ज़्यादा पैसा मांगेंगे तो वो हमारे कॉस्ट में ही तो, प्रोड्यूसर के कॉस्ट में ही तो वो इंक्लूड हो रहा है, जो हम लोग अल्टीमेट बियर करते हैं, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस के रूप में होता है एमआरपी का। ठीक है, तो क्या होगा कि प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ गया क्या होगा, और आउटपुट जो है वो कांस्टेंट है, तो वो इस केस में क्या होगा, इन्फ्लेशनरी गैप होगा, मतलब एक्सेस डिमांड हो जाएगा, और ये सिचुएशन जो है वो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन का मैं समझ आपको, जो हमारा करेंसी का जो वैल्यू है ना वो बहुत ही कम हो जाता है, बहुत बहुत वीक हो जाता है, ये बहुत खराब सिचुएशन है। ठीक है,
इसको हम आगे वाले सेशन में डील करेंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इसका कितने टाइप्स होते हैं, इसको मैं सारा के सारा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि सब कुछ कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ रहा है, तो जो डिमांड बढ़ रहा है तो बहुत सारा प्रोड्यूसर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेंगे, जितना प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, एक मैक्सिमम लेवल तक ही होगा, तो वेज भी जो है वो बढ़ने लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे ये सब चीज़ बढ़ेगा तो जब वेजेस बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हम देखते हैं कि लॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का लॉस्ट कैसे होगा? देखिए, अगर आपके पास डिमांड जो 200 लोग का आ रहा है, लेकिन आप सप्लाई 100 ही लोग का ही कर पा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी पूरा मैक्सिमम अपना जो पोटेंशियल था वो लगा दिए प्रोड्यूस करने में, लेकिन अब इससे ज़्यादा आपका डिमांड नहीं हो सकता, आपका जो प्रोड्यूस है वो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो 100 लोग का जो डिफरेंस है, 100 लोग का ही आप बना रहे हैं लेकिन 200 लोग का डिमांड आ रहा है, लेकिन आप 100 लोग के डिमांड को पूरा कर पा रहे हैं, 100 लोग का तो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो 100 लोग का जो नहीं कर पा रहे वही आपका लॉस होता है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। समझ में आया? तो बिकॉज द प्रोड्यूसर आर अनएबल टू रेज देयर सप्लाई, सो ही बेयर द लॉस। ठीक है, होप कि आपको ये एक्सेस डिमांड का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सर थैंक यू सो मच फॉर 200 सब्सक्राइबर। ठीक है, 200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह वीडियो का आगे शेयर करते रहिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और मैं आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियो आपको दूंगा जो आपको यूजफुल हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ यूपीएससी अदर बोर्ड एग्जाम, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें और लोगों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।